हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस क्वेश्चन को कि नॉर्वे इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। यूपीएससी पर्सपेक्टिव से ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि रिसेंटली नॉर्वे की प्राइम मिनिस्टर इंडिया की विजिट पे आई थी, तो ये विजिट भी हम डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज, बट बिफोर वी बिगिन, वेरियस एग्जाम्स की तैयारी आप घर बैठे कर सकते हैं विद आवर पेन ड्राइव कोर्सेज, जिन्हें आप परचेज कर सकते हैं studyIQ.com पे, या फिर आप इन नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। फेसबुक पर मेरी आईडी है prashant.dhawan.79। इस आईडी को आप गूगल या फेसबुक पे सर्च करके मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। और इसके अलावा आपको यहाँ पर पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी। एक बहुत ही छोटा सा प्रश्न आपके लिए यहाँ पे छोड़ रहा हूं, इसका उत्तर मैं दूंगा ही नहीं, बहुत ही आसान है। आपको यहाँ पर इस पिक्चर में ये फेमस नॉर्वेजियन पर्सनालिटी का नाम बताना है। बहुत ही फेमस स्पोर्ट्स पर्सन है आप कह सकते हैं, और आजकल काफी हद तक न्यूज में भी रहते हैं। ही इज द वर्ल्ड चैंपियन ऑफ अ सर्टेन स्पोर्ट। इनका नाम क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। नाउ रिसेंटली जनवरी 2019 में नॉर्वे की प्राइम मिनिस्टर इंडिया में आई थी। इनका नाम है एर्ना सोलबर्ग। ये इनकी फोटो है यहाँ पर। एक हिस्टोरिक विजिट थी, प्राइमरीली इसलिए क्योंकि 10 साल हो गए थे और कोई भी नॉर्वे का प्राइम मिनिस्टर इंडिया में नहीं आया था, और 10 साल बाद हम देख रहे हैं कि एक नॉर्वेजियन प्राइम मिनिस्टर इंडिया की धरती पर है। उसके अलावा ये सिर्फ एक विजिट नहीं थी, ये एक बहुत ही बड़े डेलीगेशन के साथ अपने साथ में आई थी। इंडिया नॉर्वे की रिलेशंस की हिस्ट्री में पहली बार इतना बड़ा डेलीगेशन नॉर्वे से इंडिया में आया। डेलीगेशन का मतलब इनके साथ बहुत सारे बिजनेसमैन, इनके मंत्री, ब्यूरोक्रेट्स वो भी आए। बड़ा डेलीगेशन का मतलब ये होता है कि जिस कंट्री को आप विजिट कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब नॉर्वे के बारे में आगे जानकारी प्राप्त करने से पहले उसकी लोकेशन देख लेते हैं। इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट। ये आपके सामने धरती है और ये है हमारा प्यारा भारत। आपको नॉर्वे अगर जाना है तो आपको नॉर्थ की तरफ जाना होगा, नॉर्थ वेस्ट की तरफ। और यहाँ पे आप देखोगे वेरियस सेंट्रल एशियन कंट्रीज को क्रॉस करके, फिर रशिया को क्रॉस करके, वेरियस यूरोपियन कंट्रीज जैसे यूक्रेन, बेलारूस, इनको क्रॉस करके यहाँ पे आती है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, और उन्हीं का पार्ट है नॉर्वे। आप देखेंगे नॉर्वे और स्वीडन बिल्कुल एक साथ ही हैं, और नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो नोबल प्राइज़ है वो इन्हीं दो कंट्रीज में दिए जाते हैं। मान लीजिए कल को आप एक बहुत ही अच्छी नॉवल लिखते हैं, दुनिया भर में सराही जाती है वो नॉवल, तो आपको अगर उसका नोबल प्राइज़ इन लिटरेचर मिलना होगा तो वो आपको मिलेगा स्टॉकहोम में, जो राजधानी है स्वीडन की। और अगर मान लीजिए कल को आप विश्व में शांति कायम करते हैं, वर्ल्ड वॉर 3 को होने से रोक देते हैं, तो उसके लिए जो आपको पीस प्राइज़ मिलेगा, शांति पुरस्कार, वो आपको मिलेगा ओस्लो। तो लिटरेचर, केमिस्ट्री या किसी भी और फील्ड के लिए आपको जो नोबेल प्राइज मिलना है वो आपको स्वीडन में मिलेगा। पीस प्राइज मिलता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। उसके अलावा आप अगर देखोगे कि नॉर्वे की जो लोकेशन है बहुत अच्छी है। इनको एक बहुत ही बड़ी कोस्ट लाइन मिलती है जिसकी वजह से इनकी फिशिंग इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा फल फूलती है। उसके अलावा जो इनकी कोस्ट लाइन है वहाँ पे ऑयल के डिपॉजिट भी हैं। नॉर्वे एक ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री है, इसलिए यहाँ पर गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू भी काफ़ी रहता है, और ये 3 कंट्रीज़ के साथ अपनी लैंड बॉर्डर को शेयर करता है। पहला देश है स्वीडन, फिर है फिनलैंड, और तीसरा देश है रशियन फेडरेशन। अब जैसे हमने मैप पे देखा कि नॉर्वे एक काफ़ी छोटा कंट्री है, आबादी भी इस कंट्री की ज़्यादा नहीं है क्योंकि जो नॉर्दर्न एरिया है बहुत ज़्यादा ठंडा है। ज़्यादातर इनकी आबादी ओस्लो के आसपास ही बसती है। टोटल आबादी नॉर्वे की है 50 से लेकर 55 लाख, मगर स्टिल वेरियस इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस में नॉर्वे एक पार्टिसिपेंट है और फुल फ्लेजेड मेंबर भी है। फॉर एग्जांपल यूएन, नेटो का पार्ट है नॉर्वे। नॉर्वे पे आपने अटैक किया तो मतलब जर्मनी, फ्रांस, यूएस सब अटैक करेंगे। उसके अलावा यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, ये याद रखना, इस पर आगे और बात करेंगे हम, ठीक है। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन इसका भी पार्ट है। फिर काउंसिल ऑफ यूरोप, दी एंटार्क्टिक ट्रीटी, नॉर्डिक काउंसिल, उसके अलावा WTO और OECD का भी मेंबर है। वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट है। उसके अलावा आप अगर दुनिया की मेन लिस्ट देखोगे, सबसे खुश कंट्री, डेमोक्रेसी कहाँ पे सबसे ज़्यादा फल फूल रही है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन सी कंट्री टॉप पे है, ऑलमोस्ट हर लिस्ट में नॉर्वे या तो आपको टॉप पे या फिर टॉप 3 में दिखेगा। फॉर एग्जांपल रिसेंटली यूएन ने 2018 की एक लिस्ट निकाली थी जिसमें यह बताया था कि दुनिया की सबसे खुश कंट्री कौन सी है, वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट नेशन। तो उसमें 2018 में फिनलैंड ने नॉर्वे का स्थान ले लिया था, और
फिनलैंड दुनिया का सबसे हैप्पी कंट्री बन के उभरा था, मगर फिर भी नॉर्वे नंबर 2 पे है और ये नंबर 1 पे भी इससे पहले रह चुका है। उसके अलावा यूएन ने 2018 में एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी, द एनुअल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसमें बताया था कि दुनिया में अगर हम एजुकेशन की बात करें, हेल्थ की बात करें और ओवरऑल वेलनेस की बात करें तो नॉर्वे बेस्ट कंट्री टू लिव है इन द इंटायर वर्ल्ड। और पिछले 13 साल से लगातार नॉर्वे बेस्ट कंट्री टू लिव का खिताब जीतता आया है। अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो रिसेंटली डेमोक्रेसी इंडेक्स रिलीज हुआ था 2018 का, वहां पर भी नॉर्वे की रैंक 1 है, इंडिया की यहाँ पे रैंक थी 41 और यूएसए की रैंक थी 25। तो आप देख सकते हैं कि इवन दो यूएस मिलिटरीली काफ़ी स्ट्रांग होगा, फ्रांस के पास न्यूक्लियर वेपन्स होंगे, यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट होगी, चाइना काफ़ी पावरफुल होगा, मगर असल में लोग सबसे ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी जीते हैं नॉर्वे में। और इसी वजह से नॉर्वे काफ़ी सॉफ्ट पावर भी इंजॉय करता है दुनिया में, क्योंकि नॉर्वे एक तरीके से पूरी दुनिया को गाइड करता है कि किस तरीके से दुनिया भर के देश अपने सिटीजन्स को एक क्वालिटी लाइफ दे सके। ना अगर हम इंडिया और नॉर्वे के रिलेशंस के बारे में बात करें तो दोनों कंट्रीज़ में कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, दोनों कंट्रीज़ की एक बहुत ही बड़ी कोस्ट लाइन है, दोनों कंट्रीज़ डेमोक्रेसीज हैं और उसके अलावा दोनों कंट्रीज़ वेलफेयर स्कीम्स काफ़ी लॉन्च करती है अपने लोगों के लिए। इंडिया में आबादी बहुत ज़्यादा बड़ी है, 1.3 बिलियन लोग हैं कंपेयर टू नॉर्वेज 5 मिलियन पॉपुलेशन, तो कोई कंपैरिजन नहीं है। और साथ में नॉर्वे एक ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री भी है, तो वो काफ़ी उनको एडवांटेज मिलता है। मगर ओवरऑल जो कंट्रीज़ की अप्रोच है दुनिया की तरफ और अपने सिटीजन्स के ऊपर, वो काफ़ी हद तक सिमिलर है, इवन दो ट्रीटमेंट थोड़ा बहुत अलग हो सकता है रिसोर्सेज के हिसाब से। ट्रेड की अगर हम बात करें तो नॉर्वे और इंडिया का ट्रेड ठीक ठाक है। अगर हम दोनों कंट्रीज़ के डिस्टेंस को कंपेयर करें और पॉपुलेशंस को कंपेयर करें तो 1.2 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड है नॉर्वे और इंडिया का। आने वाले समय में ये ट्रेड बहुत ही तेज़ी से बढ़ सकता है, इसका रीज़न मैं आपको अभी बताऊंगा बाद में। अब इंडिया और नॉर्वे अपने रिलेशंस को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं, ये बात जानने के लिए हमें एनालाइज करना होगा जनवरी 2019 की विजिट को बाय द नॉर्वेजियन प्राइम मिनिस्टर एर्ना सोलबर्ग। ये न्यू दिल्ली आई और न्यू दिल्ली में आई एम श्योर आपको पता होगा, मैं इस पे वीडियोस पहले काफ़ी और बना चुका हूँ। रायसीना डायलॉग ये एक इंटरनेशनल फोरम होता है, दुनिया भर से गेस्ट आते हैं, इंटरनेशनल गेस्ट आते हैं, कुछ आर्मी से होते हैं, कुछ एयरफोर्स से, कुछ प्रेसिडेंट्स या प्राइम मिनिस्टर होते हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट्स भी आते हैं काफ़ी बार और वो डिस्कस करते हैं इश्यूज़ को। तो 2019 का जो रायसीना डायलॉग है ये वैसे हर साल दिल्ली में ही होता है और 2019 में इसका थीम था न्यू जियोमेट्रिक्स फ्लूइड पार्टनरशिप्स अनसर्टन आउटकम्स। तो यहाँ पर इन्होंने स्पीच दिया और स्पीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये बोली कि इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और आने वाले समय में इंडिया और नॉर्वे का ट्रेड बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ेगा और हम वेरियस एस्पेक्ट्स में इंडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं। नाउ ये जो उन्होंने बात बोली है कि इंडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं, ये किस तरीके से सपोर्ट करना चाहते हैं ये जान लेते हैं। तो नॉर्वे आज के टाइम में 3 की एस्पेक्ट्स में इंडिया को सपोर्ट करता है। पहली बात तो यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट के लिए नॉर्वे काफ़ी बार इंडिया को बैक करता आया है और रिसेंटली फिर से रीअफर्म करी है अपनी सपोर्ट टू इंडिया। अब ये काफ़ी बड़ी बात है क्योंकि आपको यहाँ पे देखना होगा कि ये जो सपोर्ट है ये कोई अफ्रीका के गरीब कंट्री से नहीं आ रही, विद नो डिसरिस्पेक्ट टू देम, उनकी सपोर्ट भी काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट है। मगर नॉर्वे बीइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री ऑफ यूरोप, बहुत ही हाई पर जीडीपी पर कैपिटा है, इनकी जो सॉफ्ट पावर है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो जब नॉर्वे जैसा कंट्री सपोर्ट करता है इट मीन्स अ लॉट। उसके अलावा नॉर्वे ने ओपनली सपोर्ट किया है न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में इंडिया की मेंबरशिप को, जिसे चाइना रोक कर बैठा है। फिर उसके बाद नॉर्वे ने ओपनली ये भी सपोर्ट किया है कि इंडिया जो यूएन में कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म इसको पास करना चाहता है, तो नॉर्वे चाहता है कि बिल्कुल इसमें भी हम इंडिया का साथ देंगे। ये जो CCIT है अगर ये पास हो जाता है तो वो देश जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं उनके लिए काफ़ी और मुसीबतें आ जाएंगी। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो ये तो हम बात कर रहे हैं जो आज के टाइम में नॉर्वे सपोर्ट दे रहा है। इससे पहले नॉर्वे वेरियस और एस्पेक्ट्स में इंडिया को सपोर्ट दे चुका है। फॉर एग्जांपल रिसेंटली इंडिया ने मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम को ज्वाइन किया था, यहाँ पर भी नॉर्वे ने ओपनली इंडिया का साथ दिया था। फिर उसके बाद वासेनार अरेंजमेंट में इंडिया एक मेंबर बना, वहाँ पर भी नॉर्वे ने सपोर्ट किया था। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का मेंबर बनने में भी नॉर्वे का पूरा सपोर्ट था। तो हर इंपॉर्टेंट फोरम में जहाँ पे भी इंडिया को एंट्री चाहिए होती है नॉर्वे पीछे खड़ा होता है।
उसके अलावा नॉर्वे की सरकार का जो गवर्नमेंट पेंशन फंड है, जो बेसिकली सरकार इकट्ठे करती है उनके लोगों के पैसे, पेंशन के फंड के पैसे, फिर उनको कहीं पे इन्वेस्ट करती है, उसके रिटर्न से उनको वापस पैसे लौटाती है, तो उसका 12 बिलियन, एक बहुत ही बड़ा अमाउंट रिसेंटली नॉर्वे ने इंडिया में इन्वेस्ट किया है। उनको उम्मीद है कि ये पैसा इन्वेस्ट करके इसको ग्रो करेंगे, फिर ये ग्रो किया हुआ पैसा वापस अपनी जनता में पेंशन के रूप में बांट देंगे। ये भी बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट उन्होंने हमारी कंट्री की इकोनॉमी पे यहाँ पर दिखाया है। उसके अलावा जो इंडिया के वेरियस आर्टिक मिशंस होते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, वहाँ पर भी नॉर्वे काफ़ी बार इंडिया की हेल्प कर चुका है। अभी रिसेंटली जो हमारा पोलर रिसर्च स्टेशन है हिमाद्री, जो नॉर्वे के ही आइलैंड पे लोकेटेड है, ये आइलैंड का नाम है स्पिट्सबर्जन आइलैंड, ये नॉर्वे को बिलोंग करता है। यहाँ पे नॉर्वे पूरी कॉपरेशन देता है, जो भी इंडिया की यहाँ पे ऑब्जर्वेटरी को चाहिए होता है, जो भी उनको सप्लाईज चाहिए होती हैं अगर चाहिए हो, तो वहाँ पर भी नॉर्वे काफ़ी बार प्रोवाइड कर चुका है। तो दोनों कंट्रीज के रिलेशंस बहुत फ्रेंडली हैं और नॉर्वे हैज़ बिन एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव टू इंडिया ओवर द ईयर्स। उसके अलावा नॉर्वे ने यह भी कहा है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जो आपको पता है वेरियस डेवलपिंग कंट्रीज को पूरे करने हैं 2030 तक, वहाँ पे नॉर्वे ने कहा है कि हम इंडिया का पूरा समर्थन करते हैं और जो भी इंडिया को कॉपरेशन में चाहिए होगा हम प्रोवाइड करने को रेडी हैं। उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन हुआ है 2019 में बिटवीन इंडिया एंड नॉर्वे। ये है इंडिया नॉर्वे ओशन डायलॉग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होगा कि इंडिया और नॉर्वे दोनों ब्लू इकोनॉमी में जो पॉसिबिलिटीज़ है उसमें काम करने की कोशिश करेगी। ब्लू इकोनॉमी क्या होती है? देखो ब्लू इकोनॉमी का मतलब होता है कि इट इज़ बेसिकली सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। सस्टेनेबल तरीके से ओशन के रिसोर्सेज को यूज़ करना। अगर हम नॉर्वे की इकोनॉमी को देखें तो ये 70% ब्लू इकोनॉमी पर बेस्ड है, क्योंकि नॉर्वे ओशन जो उनका कोस्टलाइन है उसी से अपना जो ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं और ऑयल को एक्सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा नॉर्वे फिशिंग काफ़ी करता है, वहाँ पे फिशिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। कई हज़ारों लोग वहाँ पर फिशिंग करके अपना रोज़गार चलाते हैं। अब इस वजह से फिशिंग इंडस्ट्री को लेकर नॉर्वे का क्रिटिसिज्म भी हो चुका है। इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। देखो कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे कि आइसलैंड, नॉर्वे और जापान, यहाँ पर क्या है कि ये कोस्टल एरिया में जो वेल्स होती है वेल की हंटिंग करते हैं और वेल को खाते हैं, और वेल इनके यहाँ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डेलिकेसी है, मतलब कि बहुत ही खास टाइप की डिश यहाँ पे मानी जाती है। तो क्या है कि इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन, जिसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे US में, इन्होंने ये कह रखा है कि वेल की हंटिंग करना रोको, ये गलत है। मगर बहुत सी कंट्रीज जैसे जापान, आइसलैंड और नॉर्वे इस बात से सहमत नहीं है। वो ये कहती हैं कि वेल की हंटिंग करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है उनकी इकोनॉमी के लिए, और कुछ वेल की स्पीसीज़ हैं जो एक्सटेंड भी नहीं होंगी, तो हंटिंग करना कोई इतनी बुरी बात नहीं है। तो रिसेंटली जापान ने इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन से इस्तीफा दे दिया था, विड्रॉ कर लिया था खुद को। तो ये काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी बनी थी। इससे पहले नॉर्वे भी ये कर चुका है। तो मतलब कि नॉर्वे ओपनली, हालांकि दुनिया भर की लिस्ट में वो टॉप पे हैं, मगर जहाँ तक जो सी एनिमल्स हैं उनकी राइट्स की बात आती है, स्पेशली वेल्स की राइट की बात आती है, वहाँ पर नॉर्वे ने एक बहुत ही हिपोक्रेटिक अप्रोच अपनाई है। और जहाँ पे उनको वेल की हंटिंग रोकनी चाहिए वो वेल की हंटिंग को बढ़ावा दे रहे हैं और अपने लोगों को यहाँ पे डिफेंड भी कर रहे हैं कि अगर वो वेल की हंटिंग करते हैं तो उसमें कोई खराब बात नहीं है। अब ये तो खैर हमने कंट्रोवर्सी डिस्कस करी है। इंडिया का वैसे जो वेल हंटिंग है उससे रिलेशन नहीं है, वो बस मैं आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा था। खैर अगर हम फ्यूचर की बात करें तो आने वाले समय में इंडिया और नॉर्वे के रिलेशंस और ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि देखो नॉर्वे पार्ट है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन का, EFTA। यूरोप में सिर्फ 4 देश हैं जो इसका पार्ट हैं, आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। तो अभी बात ये चल रही है कि ये 4 देश मिलकर इंडिया के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं, जिसका नाम होगा ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, TEPA। तो इसको अभी साइन वैसे किया नहीं गया है, अभी बात चल रही है। उम्मीद की जा रही है कि 2020 या फिर 21 के आसपास ये साइन हो जाएगा। इससे इन कंट्रीज़ के साथ इंडिया का जो व्यापार है बहुत ही तेज़ी से बढ़ेगा, और ये जो इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में करना चाहती हैं इनका रास्ता भी काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। इसके अलावा मैं ये भी मेंशन कर दूं कि जब 2019 में जनवरी के महीने में एर्ना सोलबर्ग इंडिया आई थी, नॉर्वेजियन प्राइम मिनिस्टर, तो ये भी एक न्यूज़ फैली थी कि नॉर्वे इंटरवेंशन करना चाहता है इंडिया और पाकिस्तान के डिस्प्यूट के बीच में, और जो कश्मीर डिस्प्यूट है उसको नॉर्वे सुलझाना चाहता है। मगर बाद में नॉर्वे की प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला कि हमारी कंट्री का ऐसा कोई इरादा नहीं है, इंडिया पाकिस्तान अपने डिफरेंसेस खुद सॉल्व कर सकते हैं।
तो वो जो एक हल्की सी न्यूज़ थी उस पर मैंने ज़्यादा ध्यान दिया नहीं है, क्योंकि अगेन इनकी प्राइम मिनिस्टर ने खुद ही कह दिया कि हम ऐसा कुछ करना नहीं चाहते। खैर, बाकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमने अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप जान पाओगे कि नॉर्वे इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।